नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के बारे में। ईदगाह कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे भी आप बखूबी रूबरू होंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो इस कहानी में आई हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम आज प्रेमचंद की उस महत्वपूर्ण और कालजयी कहानी ईदगाह को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हमने बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार पढ़ा होगा और कितनी बार हमने हामिद के मन को टटोलने की कोशिश की है कि एक बच्चा किस तरीके से अपनी अभावों को भूलकर अपनी दादी के लिए चिमटा ले आता है और एक बूढ़े हामिद का कैरेक्टर अदा करता है। अभावों और मानवीय संवेदनाओं की ये कहानी ईदगाह, इसको हम आज करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी पसंद आएगा और इसको ज्वाइन करने के बाद आप इस पूरी कहानी से एक बार फिर से रूबरू होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कहानी के मुख्य तथ्यों की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले इसका जो प्रकाशन है ये 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उर्दू में ही। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। आप सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की समस्त कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में विभक्त हैं और प्रेमचंद से जब भी आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पढ़ें तो आप इनके साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय को है ज़रूर पढ़ना है आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा वो विषय उतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम उसको अभी यहाँ पर टच नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप जब कभी प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहे हों तो आप इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को ज़रूर जानें। साहित्य की किन किन विधाओं में इन्होंने लिखा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि ये इनके बारे में बार बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक रहे। तो आदर्श से यथार्थ की ओर जाने वाले यानी कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखकों की श्रेणी में प्रेमचंद का नाम आता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। बाकी इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देख ली कि सबसे पहले इसका प्रकाशन जो हुआ था 1933 में चांद पत्रिका में उर्दू में। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। मानसरोवर के भाग 1 में कुल 27 कहानियां हैं और जो जो भी कहानियां यहाँ पर हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनमें से देखिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे अलग्योजा होगी, ईदगाह होगी, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर लिखी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। पूस की रात बहुत ही महत्वपूर्ण एक और कृति है जिसमें किसानी से मजदूरी की ओर जाता हुआ जो किसान है उसको दिखाया गया है, इसको भी आप देखें। ठाकुर का कुआं वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, मतलब मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक कहानी, ठीक है। तो जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा जाति व्यवस्था है वो कितनी गहरी है हमारे अभी हमारे समाज में, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हमें ठाकुर का कुआं लगती है जितनी उस वक्त थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मानसरोवर की जो ये कहानियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप ज़रूर याद रखें कि कौन कौन सी किस संग्रह में आती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए यह कहानी 3 भागों में विभाजित है। इसको भी आप ज़रूर याद रखें क्योंकि प्रत्येक कहानी के संदर्भ में ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं कि वो कितने भागों में रखी गई है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इस कहानी में मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों को चित्रित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो मानवीय संवेदनाएं हैं, चाहे वो एक बच्चे की ही हों या वो अमीना की हों या फिर वो समाज के दूसरे लोगों की हों, उन सभी को इसमें चित्रित करने का प्रयास किया गया है और जो जीवन मूल्य हैं हमारे, उनको भी दर्शाया गया है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि गरीबी और अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चों को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक त्रासदी है कि एक बच्चा अपने बाल्यकाल को सही से नहीं जीकर जो है अपनी उम्र से कई गुना बड़ा हो गया है, जो कि सामाजिक रूप से देखे कि एक बच्चे के साथ क्या है वो अन्याय है।
बाल मनोविज्ञान पर आधारित इस कहानी में मुस्लिम समाज का चित्रण और सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन किया गया है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण भी कहानी में प्रस्तुत किया गया है और यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कारों को चित्रित करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसमें मुस्लिम समाज का चित्रण व सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके प्रेमचंद रहे हैं और यशपाल, दो ऐसे कथाकार हैं जिनके आप रचनाओं में देखेंगे कि जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, अधिकतर पात्र इनकी कहानियों या उपन्यासों में हमें क्या मिलते हैं, मुसलमान ही मिलते हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण है। और लास्ट में बोला गया है कि जो पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको भी यहाँ पर बच्चों के माध्यम से ही बताने की कोशिश की गई है प्रेमचंद के द्वारा। और इसके साथ साथ गरीबी में भी उच्च संस्कार। आप देखेंगे कि भले ही कितने ही अभावों में ग्रामीण परिवेश के लोग जो है क्यों न जीते हों, लेकिन वे अपने संस्कार, अपनी जो नैतिकताएं हैं वो कभी भी नहीं छोड़ते, अपनी संवेदनाओं को वो नहीं त्यागते। तो यही संदेश इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो है वो देते नजर आते हैं। अगर हम बात करें इसमें पात्रों की, तो इसमें मुख्य किरदार जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, हामिद का ही कैरेक्टर है इसमें। 4-5 साल का एक गरीब लड़का है। हालांकि 4-5 साल बहुत कम लग रहा है वैसे, लेकिन कहानी में जो आया हमें आपको वैसे ही उसको रखना है। लेकिन उसकी समझ बूझ से कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वो 4-5 साल का बालक है। माता पिता स्वर्ग से धार चुके हैं, दादी अमीना के साथ ही वह रहता है। और इसकी व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं वो आपको जरूर आनी चाहिए। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, व्यक्तिगत विशेषताएं आपको कहाँ से मिलेंगी? जब आप मूल पाठ का अध्ययन करेंगे तभी तो आपको इनके पात्रों से जो है वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि क्या, कैसे हमें पता चला कि ये इसकी क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। जैसे ये तर्कशील है, बुद्धिमान है ना। तो जब बच्चे जो हैं सब खिलौना लेते हैं तो ये चिमटा लेते हैं, तो चिमटे को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क करता है, जो सबसे बड़ी इसकी मतलब एक चारित्रिक विशेषताओं में गिनी जाएगी। ठीक है, और समझदार भी है काफ़ी, अपनी दादी की बात मानता है हमेशा, है ना। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आप आगे देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं इसमें। ठीक है, अमीना है जो हामिद की दादी है, गरीब बूढ़ी विधवा है, लोगों का काम करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। अब कहानी में बीच में एक जगह प्रसंग भी आता है कि ये फईमन के जो है कपड़े सिलाती है और कपड़े सिलाकर ही क्या करती है, गुजारा करती है और साथ साथ में हामिद को भी पालती है और हामिद को ये दिलासा भी देती है कि तेरे पापा जो है वो ज़रूर आएंगे। फिर उसके पिता हैं हामिद और हामिद के पिता आबिद, जिनका जिक्र तो कहानी में सिर्फ एक बार ही होता है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर कहीं वो कहानी में है नहीं क्योंकि मर चुके हैं पात्र। ठीक है, तो जिनकी मृत्यु हैज़ा बीमारी के कारण हुई और माँ जो है इसकी पीलिया से मर जाती हैं। तो हामिद की अन्य पात्र हैं इसमें मोहसिन है, महमूद है, नूरे हैं, शमी है। ये चारों ही उसके दोस्त हैं। और चौधरी कायम अली हैं जो गांव का एक धनवान व्यक्ति है। फिर कांस्टेबल हैं मोहसिन का मामू, जो वेतन 12 रुपये है और लेकिन घर पर जो है वो 50 रुपये भेजते हैं। तो यही हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो पुलिस व्यवस्था है उसकी जो खामियां हैं वो भी इस कहानी में दर्शाई गई हैं। तो जिसका जीवंत उदाहरण जो है ये मोहसिन के मामू हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा अन्य अगर पात्र रहेंगे तो जैसे ही हम इस कहानी का मूल पाठ आगे पढ़ेंगे वैसे ही हम इसको जान जाएंगे कौन कौन सी बातें इसमें अन्य हैं जो कहीं ना कहीं हमसे छूट गई हैं। तो पात्रों के बाद अब हम बढ़ते हैं पात्रों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये क्यों इस कहानी के संदर्भ में ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे हैं, मेले के लिए जा रहे हैं, हर एक बच्चे के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, फिर पैसे खर्च करके जो है वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो हामिद का तो हम सभी लोगों को मालूम है कि वो चिमटा ही खरीदता है, लेकिन आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल अगर ये कहानी है तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी ध्यान में रखनी है कि किस दूसरे बच्चे ने वो जो है वो कौन सा खिलौना लिया और किसने ऑफ़र उसको हामिद को किया, किसने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर याद रखें। क्या उन्होंने सिर्फ खिलौने ही लिए, मिठाइयाँ नहीं खरीदी, है ना? इन बातों को भी पूछा जा सकता है। इसलिए तो जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे जिससे वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ये सर्वविदित है, इसमें याद रखने की कोई शक शुबा है ही नहीं। मोहसिन के पास 15 पैसे थे, यह मेले में भिश्ती खरीदता है। तो याद रखिएगा मोहसिन क्या खरीद रहा है, भिश्ती खरीदता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क पानी उड़ेलना ही चाहता है ना। तो ये बात आप याद रखें। और ये रेवड़ी खरीदता है, इसको भी ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए क्या खरीद रहा है, रेवड़ी। ठीक है, तो एक तो भिश्ती खरीदा खिलौनों में और मिठाइयों में रेवड़ी उसने खरीदी थी। महमूद के पास 12 पैसे थे और यह मेले में सिपाही खरीदता है।
एक चीज़ हो गया सिपाही, फिर खाकी वर्दी वाला है, पगड़ी वाला है ना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो कवायद लिए चला आ रहा है, और इसके साथ साथ इसको बोला गया है कि जो महमूद है वो गुलाब जामुन खरीदता है। तो मोहसिन ने क्या लिया, रेवड़ी, और महमूद ने गुलाब जामुन। मोहसिन ने खिलौनों में लिया भिश्ती, जबकि महमूद ने लिया सिपाही, खाकी वर्दी वाला। नूरे और पात्र हैं इसमें, जो वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए ही चले जा रहा है। जबकि सम्मी जो है मेले से धोबिन और खंजरी खरीदता है, जबकि मिठाइयों के संदर्भ में इनके बारे में बात बीच में नहीं आई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखें कि बच्चों ने जो है वो कौन कौन से खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी थी, उनके साथ मिलान करने के लिए कई बार आपको ये पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए एक बार इसको ज़रूर देखें, लेकिन जब आप कहानी पढ़ेंगे तो फिर से इसको एक बार आप टैली भी कर लेंगे, क्या ये बातें सही हैं या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि सर्वे सर्वा न तो मैं हूँ ना आप हैं, हर एक इंसान से जो है वो गलतियाँ हो सकती हैं। कहानी में जो आए हुए प्रमुख स्थान हैं उनके भी नाम आपको ज़रूर देखने, क्योंकि कई बार ये भी पूछे जाते हैं। चौधरी कायम अली का घर बताया है, अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का उल्लेख आया है, अदालत का आया है, इसके साथ साथ कॉलेज, जो क्लब घर हैं, पुलिस लाइन है, इन सभी की बात जो है बच्चे मेले में जाते वक्त जो है देखते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक बार ज़रूर देखें। कई बार इनका भी जिक्र आता है कि इनको क्रम वाइज रखें कि भाई कौन सी जगह, कौन सा स्थान जो है वो कहानी में पहले आया, कौन सा बाद में आया, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ओके, उसके बाद अगर हम समीक्षा की बात करें तो वैसे तो आप सभी लोगों को ईदगाह कहानी मालूम ही होगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लें, बहुत अच्छी कहानी है, मैं तो यही कहूँगा। इससे ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं कि ईदगाह कहानी जो है ना सिर्फ बाल मनोविज्ञान की कहानी है, बल्कि हमारे आसपास की कहानी भी कहीं ना कहीं है। तो रमज़ान की गर्मी और उमस भरे 30 रोज़ों के बाद जब ईद आती है तो मुसलमान परिवारों में उसके प्रति बेहद उत्साह देखा जाता है। ईद आने पर सबसे अधिक उत्साहित बच्चे हैं। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ईद आने पर सबसे ज़्यादा उत्साहित जो है वो कहानी में किन्हें बताया गया है। बड़े बूढ़ों के साथ बालकों का दल शहर के ईदगाह की ओर चल देता है। शहर पहुंचते ही अजनबीपन और अनोखापन उन्हें आकर्षित करने लगता है। हामिद के सभी दोस्तों के पास हामिद से ज़्यादा पैसे हैं, पर उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं। मेले में अनेक वस्तुएं हैं, जैसे ज़मीन आसमान की सैर कराने वाला हिंडोला, चरखी, मिट्टी के में मुंह बोलते खिलौने, इत्यादि इत्यादि। सभी बच्चे अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लेते हैं, परंतु हामिद इन खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, पर लालच भरी नज़रों से वह देखता भी है। यानी कि यहाँ पर बाल सुलभ जो उसकी इच्छाएं हैं वो प्रकट भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको पता है कि उसके पास 3 ही पैसे हैं, तो इसलिए वो ये चीज़ भी जानता है कि मैं अपना पैसा हर कहीं जो है वो वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो तरह तरह के तर्क देता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं। सभी मिठाइयाँ लेते हैं, पर हामिद अमिट रेखा खींच लेता है। मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। पूंजी प्रदर्शन के सभी निर्लज प्रयासों के मध्य हामिद अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। संपन्नता के सभी दिखावे के बीच चिमटा श्रम का सार्थक प्रतीक बन जाता है, और मिट्टी दूसरी ओर लोहा। घर पहुंचकर अमीना क्रुद्ध हो गई। कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ खाया न पिया, और लाया क्या, चिमटा। हामिद ने अपराध भरी नजरों से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए भी यह मैंने लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और अमीना का मन गदगद हो गया। अंत में एक बड़ी विचित्र बात हुई, चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थीं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अतः कहानी को हम कला की दृष्टि से प्रशंसनीय और उत्कृष्ट कहानी मानेंगे। तो इतनी सी थी इस कहानी में जो मुख्य बातें थीं, जिनको बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। अब हम यहाँ पर कहानी के संदर्भ में जो लेखक रहे हैं उनके मत और कहानियों को लेकर के प्रेमचंद का क्या मत है, पहले आप इसको समझें। प्रेमचंद कहते हैं कि सबसे अच्छी कहानी वह कहानी होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो जब आप प्रेमचंद की ईदगाह कहानी को पढ़ते हैं तो हमें इनकी ये जो कोटेशन है जो इन्होंने यहाँ पर रखी है बिल्कुल सार्थक प्रतीत होती हुई नजर आती है कि जो बात इन्होंने खुद कही कि अच्छी कहानी वो है जो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। तो ईदगाह
बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है, जिसमें बालक के मन में उठने वाली जो इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को का दबाना जो है, ये बिल्कुल मार्मिकता के साथ इन्होंने चित्रित किया है। अपनी इस कोटेशन को इन्होंने बिल्कुल चरितार्थ किया है। अब इसके बाद यहाँ पर कमल किशोर गोयनका इनके संदर्भ में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। बहुत ही सुंदर कोटेशन इन्होंने यहाँ पर रखी है कि एक पहले रचनाकार हैं जिन्होंने जो मुस्लिम समाज रहा, धर्म और संस्कृति रही, उनका इन्होंने वास्तविकता के साथ जो है चित्रण प्रस्तुत किए हैं। बाकी दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बाकी जितने भी रचनाकार रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज के पात्रों को जो है अपनी कहानियों में उतना ना तो रखा जितना प्रेमचंद ने रखा। तो पहले कथाकार ये माने गए हैं। और बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग, यानी कि बिल्कुल बच्चों के माध्यम से ही इन्होंने नाटकीयता के जरिए ही समाज को जो है एक सही दिशा देने का प्रयास किया है। आइए अब हम इसका जो मूल पाठ है इसको पढ़ लेते हैं, ताकि और ज़्यादा जो तथ्य हैं वो परिपुष्ट हो सकें कि क्या क्या बातें जो हैं इसमें हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई, जब अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। तो यहाँ पर अब हामिद का जो चित्रण देखिए हमारे सामने आ गया है कि हामिद का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं है। पिता हैजे की मृत्यु मरे और माँ जो है उचित इलाज न मिलने की वजह से पीलिया का शिकार हो गई। यानी कि यहाँ पर उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको चित्रित किया गया है। लेकिन जब से उसकी दादी ने उसको पाला है वो तब भी बोला गया है कि उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुल्हनी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकालेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती।
इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सबैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फैमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी के ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बड़ा बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहें, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उस तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं। अरे बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ दाढ़ी वाले। और मैं भी खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगी? मोहसिन ने कहा। जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे कि जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए
चौधरी साहब इसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बतला देंगे। जुमराती का बछुआ जिस उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटन फाय फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जाते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं। यहाँ पर 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद 150 से ज़्यादा? 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज आने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां वह चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं है। न आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। और कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व और आत्म आनंद से भर देती थीं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियां से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, रोज और वकील, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चल रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए हैं, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मश्क से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए।
मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ सवेरे महमूद मेरा और सिपाही मैं और महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा और शमी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सब की ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शम्मी, 3 ही तो पैसे हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी हुई हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इसे समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ चला देती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ आप? मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम की नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं और
बचेगा क्या? महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौना कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दे दो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए? धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित तो उठे हैं। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ बिजली के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा कर खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वह वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून की पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कोन कौवा किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हमीद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शमी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिल्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने
के लिए खाने को दिया। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लाया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर एक कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खर की टटियां और बिजली के पंखे रहते क्यों? क्या यहाँ मामूली पंखी भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चरपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस की सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और अपनी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो वह न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस और रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? बस इतनी सी थी ये कहानी। आई होप कि आप सभी लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ईदगाह कहानी जो हामिद की, उसकी दूरदर्शिता की और उसके मनोविज्ञान को चित्रित करने वाली कहानी है। और इस कहानी में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, जिन जिन से प्रश्न बनने की संभावना है, उनको आप एक बार ज़रूर देखें। संवाद, जहाँ कहीं आपको लगता है कि ये संवाद जो है परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। अपने अगले सेशन में हम प्रेमचंद की जो एक और कहानी हमारे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है, वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।